हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। अभी से मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके बेहतर परिणाम के लिए। और अब शुरू करते हैं। जो चैप्टर है वह है जैव विविधता और संरक्षण। इससे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं, तो क्रमवार उसको देखते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो जो अति लघु या बहुविकल्पी में क्वेश्चन आते हैं तो वो सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पक्षी है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है सारस, जिसको हम क्रोंच भी कहते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कुकरैल में है वह किस शहर में स्थित है? तो वह है लखनऊ में स्थित है, जो कि राजधानी है। अगला जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है जो पूछी जाती है यूपी बोर्ड में वह है जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैव मीन्स क्या होता है? लाइफ, और विविधता यानी अलग अलग प्रकार का जीवन। तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझे तो अगर इस पूरी पृथ्वी में हम जीवों की कल्पना करें तो उसके संख्याओं पे और उसकी जातियों की संख्याओं पे देखें तो लाखों और करोड़ों प्रकार के जीव, जंतु और वनस्पतियाँ और बहुत से छोटे जीव पाए जाते हैं। उसमें मछलियाँ भी आ जाएंगी। तो अगर इसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ, जो वनस्पतियाँ, जो जंतु, जो जीव पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अगर हम बात करें जैव विविधता की तो 20 प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं, 20,000 प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं, 28,000 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, 50,000 से अधिक आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यही नहीं, 1,000 से भी ज़्यादा जो होती है वह आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। और 50,000 से अधिक क्या पाई जाती हैं? धान की फसलें पाई जाती हैं, उनकी जातियां पाई जाती हैं। तो यह एक बहुत विशाल क्या है? जैव विविधता है। अब बात हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर हम बात करें कि जैव विविधता को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करने के दो महत्वपूर्ण जो तकनीक या विधियां हैं उसको आपको बताना है, तो वो दो महत्वपूर्ण क्या है? स्वस्थानिक संरक्षण और दूसरा क्या है? बाह्य स्थानिक संरक्षण। यह अंतर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको हम समझते हैं स्वस्थानिक संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानिक, स्व माने उसी स्थान पे, यानी यदि हम क्या करते हैं ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाए। बात समझिएगा, हम ऐसे स्थानों को चिन्हित करें, पहचानें जहाँ पे बहुत सी जातियाँ, वो वनस्पतियाँ और जंतुओं की पाई जाएं। अब हम क्या देख रहे हैं कि उन जातियों को अब नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन स्थानों पे जो है मानव की क्रियाविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मनुष्य उन प्राकृतिक स्थानों का दोहन कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए सरकार क्या करती है? उस पूरे जो स्थान है उसको संरक्षित कर देती है कि कोई भी इंसान इस वन्य क्षेत्र में भी कोई भी प्रकार का निर्माण न कर सके, वह उसमें से कोई भी प्राकृतिक संपदा, यहाँ तक कि वहाँ से जलने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वह भी न ले सके। तो इस प्रकार का जब एक कानून बनता है और वहाँ के जो जीवों और प्राकृतिक संपदाएं होती हैं उनको संरक्षित किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्वस्थानिक संरक्षण। तो इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जीव जंतु अभ्यारण्य कहते हैं, तो वह सभी इसी में आते हैं। अगर अब हम बात करें दूसरी जो महत्वपूर्ण है जीव को संरक्षित करने की विधि, वह है बाह्य स्थानिक संरक्षण। इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। यह इसका जस्ट उल्टा है कि यदि कोई जीव, इसको समझते हैं, यदि कोई जीव संकट में है और उसकी जातियों में जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, उसको संरक्षित, उसको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो अब मर जाएंगी तो वो जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी जो खतरे के निशान में है। तो उनको क्या किया जाता है? उनके वास स्थान, यानी किसी जंगल में, यदि किसी एक विशेष स्थान में वो जातियाँ हैं तो उनको वहाँ से हटाकर एक कृत्रिम
और सुरक्षित स्थान में उनको अच्छे तरीके से पोषण, उनकी देखभाल की जाती है, जिससे वो जनन करके उनकी संख्या अधिक बढ़ सके। जब उनकी संख्या अधिक बढ़ जाएगी तो उन जातियों को पुनः वापस उनके प्राकृतिक स्थानों पे छोड़ दिया जाता है। तो उनका जब एक कृत्रिम स्थानों पे जो संरक्षण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिड़ियाघर। अभी गोरखपुर में एक नया बना है अशफाकुल्ला नेशनल चिड़ियाघर। यह क्या होता है, आप अलग अलग जीवों को क्या करते हैं, एक निश्चित जगह पे क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। इसी प्रकार से जो वनस्पति उद्यान, जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं और जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, जीव उद्यान होते हैं, तो वह भी एक प्रकार से क्या होते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण के एक उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, एक और जानकारी वो महत्वपूर्ण है दिवस के बारे में कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डेज कब मनाते हैं डे को, वो है 5 जून। यानी विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है। कभी कभी यह भी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है अति लघु में। अब जो अगला प्रश्न है वो है पवित्र उपवन किसे कहते हैं। पवित्र उपवन, पवित्र आप समझ रहे होंगे, यह संबंध है पवित्रता से, तो वह कहीं ना कहीं पूजा पाठ से संबंधित है। इससे थोड़ा आप गेस करें। और उपवन माने होता है बगीचा, वन। तो जब पूजा स्थली जो होते हैं, वो चाहे मंदिर हो या कहीं पे भी आप जाते हैं प्राकृतिक जगह पे, जहाँ पे आप देखते हैं पहाड़ियों पे आप जाते हैं देवी के दर्शन करने, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, तो उसके चारों तरफ बहुत बगीचे, बहुत वन संपदाएं होती हैं। और वहाँ पे कोई भी उस जीव या वनस्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वहाँ पे जो भी जितनी भी जातियाँ होती हैं वह संरक्षित रहती हैं। जो पूजा स्थल के आसपास जो वन होते हैं उनमें पाए जाने वाले सभी जीव संरक्षित होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पवित्र उपवन कहते हैं। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला है कि तप्त स्थल किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है, यहाँ पे हमने देखा था स्वस्थाने में, तो यहाँ पे एक बिंदु आया था कि ऐसे स्थान जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है उसको संरक्षित किया जाए। तो अब ध्यान से समझिएगा, वह स्थान जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाए वो ऐसे स्थानों को विश्व में चिन्हित किए गए। और जब ऐसे स्थानों को चिन्हित किए गए जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई गई, तो उन्हीं अधिक जैव विविधता पाए जाने वाले स्थानों को ही क्या कहा गया, हॉट स्पॉट कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर उन स्थानों को संरक्षित या बचाया नहीं जाएगा तो वहाँ पे मानव गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और वहाँ पे रहने वाली सभी जातियों को नुकसान होगा, वो नष्ट हो सकती हैं और जिससे वह जातियाँ संकट में आ जाएंगी। तो ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाए उन्हें हम हॉट स्पॉट कहते हैं। इसका उदाहरण भारत में अगर हम करें तो हिमालय की जो चोटियाँ हैं, हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत विविध प्रकार की औषधियाँ, विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट है वह भी जैव विविधता का बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, वह है कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक या लाल किताब या लाल सूची किसे कहते हैं, तो इसको समझते हैं। यह जो सूची बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान से समझिएगा, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह जो संस्था थी उसने विश्व में उन संकटग्रस्त जातियों का जब कलेक्शन करना शुरू किया, संग्रह करना शुरू किया, सूची बनाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि 500 वर्षों में 784 जातियां जो हैं वह विलुप्त हो गईं, जो अब पृथ्वी पे नहीं पाई जा रही हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने यह भी देखा कि कुछ जातियां अब उस कगार तक पहुंच चुकी हैं कि जो अब नष्ट हो जाएंगी।
अगर उनको नहीं बचाया जाएगा तो वह भी विलुप्त के श्रेणी में आ जाएगी। उनको संकटग्रस्त जातियों की एक सूची बनाई और उसी ही सूची को ही क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो जो काला हिरन है वह भी क्या है, एक संकटग्रस्त जाति है। गौरैया और तेंदुआ यह सब क्या हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे किसी को पता कि ये जातियां विलुप्त हो गई। तो आप जानते होंगे कि जीवाश्म वह चीज़ें हैं कि जब पृथ्वी में खुदाई करते हैं तो हमें उन जीवों की हड्डियां या अवशेष प्राप्त होते हैं या चट्टानों पे उनके चिन्ह मिलते हैं, तो वही उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह जातियां कभी रही होंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डायनासोर है। डायनासोर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हड्डियां, उनके जो अंडे अभी भी प्राप्त होते हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। अगला जो क्वेश्चन है वह है सह विलुप्तता किसे कहते हैं। इसको को एक्सटिंक्शन कहेंगे कि सह विलुप्तता क्या होती है। तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझे तो यदि कोई जाति है और वह विलुप्त हो गई, या यदि कोई जीव या वनस्पति है वह विलुप्त हो गया, तो उस पर निर्भर करने वाली जो जाति है वह भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यह बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम समझे तो यदि कोई फूल है, उस फूल में कोई कीट आके अंडे देता है और वह अंडे जब लार्वा में बदलते हैं तो मैच्योर होते होते वह उड़ जाते हैं। जब फूल बीज में बदलने लगे, मुरझाने लगे, तब तक वह बच्चे विकसित होकर उड़ जाएं कीट के। तो यदि वो फूल ही नष्ट हो जाए, वो पौधा ही नष्ट हो जाए, तो उसके कीट उस पर जो है विकसित नहीं हो पाएंगे। तो जिससे उन दोनों के बीच का जो सह संबंध है वह ख़त्म हो जाएगा। साथ में यदि कोई मछली है और वह मछली मर जाती है, उसकी जातियां समाप्त हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो परजीवी हैं, जो छोटे कीड़े हैं, परजीवी हैं, प्रोटोजोन, कुछ भी ऐसे जो पैरासाइट परजीवी हैं, वह भी उस मछली के जात के साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यह सह विलुप्तता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप देख लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन पेपर भी, ये जो फोटो आ रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार हो। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।